acids last time. Now we are going to start something called as nucleic acids. If we start nucleic acids, we have to talk about certain things very properly. That's the way we'll do it in a proper way. ठीक है बच्चों? So you should know few things first. Friedrich Michener, he was the person who discovered and isolated nucleic acid from pus cells. Okay, beta? Well, long back. Then in 1938, nucleic acid is made up of DNA, RNA was more clear. Then उसके अंदर क्या होता है, then कैसे बनता है, and everything started to be cleared. Now उसके अंदर क्या है that we have to see. Right? Today's class वो हमको वही देखना है. But this was actually the starting point of it. Okay? And it was around 1869. So long back the discovery was made. बच्चों, before understanding anything, we should know one term very clearly. इसको मैं रफ कर देता हूँ. ये इंट्रोडक्टरी आइडिया थी जो तुमको पता होनी चाहिए. Let's rub it and let us understand something called as nucleotide. Okay? Actually classification जैसे start होता है न्यूक्लियोटाइड से. बच्चों, if we see nucleotide in a proper way, we can see a nucleotide is made up of three things: pentose sugar, okay, nitrogenous base, and phosphoric acid phosphate group. These three things a nucleotide is made up of. अब पेंटोस शुगर कैसे हो सकता है? It can be ribose sugar और it can be deoxyribose sugar. इसका मतलब क्या था मैं बताऊंगा तुम लोगों को. Deoxyribose sugar. Now what is a ribose sugar? It is C5H10O5. डीऑक्सीराइबोस शुगर मतलब क्या? देखो, राइबोस शुगर क्या है? राइबोस C5H10O5. दिस इज राइबोस शुगर. डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होगा? डीऑक्सी. डी का मतलब ऑक्सी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डी मतलब लेस. तो डीऑक्सीराइबोस शुगर में देयर विल बी वन ऑक्सीजन लेस देन राइबोस शुगर. डीऑक्सी, वन ऑक्सीजन लेस देन राइबोस शुगर. मतलब अगर ये C5H10O5 है, this will be C5H10O4. That will be the case. If you look at the structure part of it, ribose sugar है ना? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 carbon. Simple. HOH, OHH, all the basic structure जो अपन देखते हैं ना. There are 5 carbon, 10 hydrogen and 5 oxygen that we are going to see over here. Okay, C5H10O5. लेकिन यहां पर बच्चों एक ऑक्सीजन कम होगा. Okay, here देखो OHH, HOH, इधर भी फिर HOH होगा, HOH होगा, तो O O O O O, तो 5 हो गए बराबर. लेकिन यहां पर क्या होगा? इस जगह पे HNH ही होगा, बाकी सब कुछ सेम है. इधर HOH, then there will be a 5th carbon over here. Normal, no issues. But here there will be one oxygen less. इसके लिए इसको बोलते हैं हम डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड.
क्योंकि उसके पास एक ऑक्सीजन कम होता है राइबोस शुगर से, इसके उसका नाम वो है। राइबोस शुगर क्या है बच्चों? C5H10O5। इसका स्ट्रक्चर्स याद रखना, बाकी तो HOH नॉर्मल तुमको पता है, HOH 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 एवरीथिंग इज कॉमन। जो ग्लूकोज स्ट्रक्चर हम देखते थे बेसिक, वैसा ही फ्रेमवर्क है, साइक्लिकल है, सब कुछ वैसा ही है। डिफरेंस इज ओनली वन, यहां पर एक ऑक्सीजन कम है देन दिस पर्टिकुलर राइबोस शुगर, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो राइबोस शुगर, डी राइबोस ऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। 10th में वापस काम आएगा तुमको, जेनेटिक्स वगैरह तो पढ़ोगे, डीएनए वगैरह पढ़ोगे, तो तुमको बहुत काम की चीज है, सब थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। फिर नाइट्रोजनस बेस बच्चों तुम्हारे जो होता है, दैट आर टू, प्यूरिन, 10th में सुना होगा तुमने, प्यूरिन पायरिमिडिन, ये 9th में था ही है, प्यूरिन पायरिमिडिन, प्यूरिन पायरिमिडिन, प्यूरिन पायरिमिडिन सुना होगा बच्चों बहुत बार तुमने, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है? बेसिकली ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड है नाइट्रोजनस बेस। क्या होता है ये? ऑर्गेनिक रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसकी दो क्लासिफिकेशन है, प्यूरिन पायरिमिडिन, ठीक है बेटा। तो प्रिंसिपली देयर आर टू बेसिस ओनली, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों, दिस प्यूरिन आर डाइसाइक्लिक। डाइसाइक्लिक का मतलब होता है टू साइकिल स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, दो साइकिल्स। मैं एग्जांपल दे रहा हूं रैंडम, ठीक है। देयर विल बी टू साइकिल व्हिच यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व हियर, बट पायरिमिडिन में नथिंग लाइक दैट, pyrimidine में nothing like that, it is monocyclic, only one cycle, it is monocyclic, okay बच्चों, it is monocyclic. Now we have to understand one more very beautiful thing, okay, which is प्यूरिन में क्या क्या होता है, पायरिमिडिन में क्या क्या होता है। तो प्यूरिन में यू हैव ए जी, सुना होगा तुमने स्कूल में, ए फॉर एडिनाइन, जी फॉर ग्वानाइन, आई होप यू ऑल रिमेंबर इट वेरी क्लियरली, एडिनाइन ग्वाइनाइन। पायरिमिडिन में क्या होगा? थाइमीन, साइटोसिन, और एक और होता है जो तुमने बहुत बार सुना होगा कि इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थाइमीन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूरासिल। आई एम श्योर तुम लोग ने ये सब सुना है, नया नया नहीं लग रहा है, नया नया लग रहा है तो बेटा बहुत खतरनाक बात है ये, क्योंकि स्कूल में 9th में भी था, ये 10th में भी था, बार बार तुमने वर्ड सुना है, AGTCU, एडिनाइन ग्वाइनाइन थाइमाइन साइटोसिन यूरासिल। यू शुड नो उसमें से प्यूरिन कौन सा है, पायरिमिडिन कौन सा है, ठीक है। उसमें से प्यूरिन कौन सा है, पायरिमिडिन कौन सा है। आई विल शो यू द स्ट्रक्चर्स ऑल्सो इफ यू ऑल वांट। ये देखो, डबल रिंग्ड, एक रिंग दो रिंग, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ग्वाइनाइन दो रिंग, सो दे आर प्यूरिन एडेनिन ग्वाइनाइन। पायरिमिडिन में क्या आता है, देखो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, साइटोसिन यूरासिल थाइमीन, ओके। इफ यू कैन सी द प्यूरिन पार्ट, देयर आर टू रिंग, so it is dicyclic structure बच्चों, and there are nitrogen compounds which are these are basically nitrogen compounds, right, purines, and when you see this there are monocyclic, only one chain structure is there, so this is the very beauty of it, ठीक है। डबल रिंग, सिंगल रिंग, प्यूरिन पायरिमिडिन, you should know few things very clearly now. This A always forms a double bond with T and C always forms a triple bond with G. This also you have to remember बच्चा, ठीक है। This also you have to remember. One more thing you have to remember which is very very interesting, extremely interesting. बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं वो चीज, इसको मैं रफ कर देता हूं। This is very important. I am highlighting this. What I am going to write now is going to be very important. Erwin Shergaff gave something called as Shergaff's rule. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक सिंपल चीज बोली एकदम, A प्लस टी अपन C प्लस जी, इसका वैल्यू तुम निकालो। A इज एडेनाइन, T इज थाइमीन,
C is cytosine and G is guanine. So for a particular species, this is constant for particular species. अब लॉजिक लगाओ यार, ए ठीक है डबल बॉन्ड बनाता है, तो ए जितना होगा उतना टी होना चाहिए लॉजिकली, जितना सी होगा उतना जी होना चाहिए लॉजिकली. सो इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ स्पीशीज. अब तुम डॉग का लोगे और अपना लोगे तो ऑब्वियसली इट विल चेंज, बट फॉर अ स्पीशीज इट इज सेम. इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? That the pyrimidine and the purine always occur in equal amounts in DNA. Okay? लेकिन this value is going to be same. A plus G upon C plus G. This is going to be same. This is very very important value. तुमको आगे भी तुम लोग को ये आएगा. Let us now become more clear about concepts that we are studying. मैंने क्या बोला? Nucleotide. What a nucleotide has? A nucleotide has ribose sugar. ठीक है? Or we can say pentose sugar. Better word. Pentose sugar. इट रहेगा पेंटोस शुगर, बिकॉज पेंटोस शुगर में दोनों आ जाएगा, राइबोस शुगर भी आएगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर भी आ जाएगा, प्लस नाइट्रोजनस बेस, प्लस फॉस्फेट ग्रुप. तो बच्चों अगर ऐसा कुछ है तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. लेकिन सिर्फ पेंटोस शुगर है, प्लस नाइट्रोजनस बेस है, और फॉस्फेट ग्रुप नहीं है. बच्चों फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से ये एसिडिक हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप इज एसिडिक ग्रुप बच्चों. लेकिन मैं कुछ ऐसा बता रहा हूं तुमको, जहां पर पेंटोस शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा, देयर विल बी नो फॉस्फेट ग्रुप. उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड. इनको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड. ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोटाइड इज पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड. एंड न्यूक्लियोसाइड इज पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, देयर विल बी नो फॉस्फेट ग्रुप. कैसे होता है फॉस्फेट ग्रुप बच्चों? को तुम स्ट्रक्चर देखोगे स्लाइड तरीके से, सिंपल तरीके से, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड में होता है. पेंटोस शुगर तो राइबो, देखो यहाँ पर तो होएगा ही तुम्हारा, नाइट्रोजनस बेस तो होएगा इधर, इधर तो राइबोस शुगर है तुम्हारा, पेंटोस शुगर है, इधर फॉस्फेट ग्रुप होता है. अगर ये हुआ तो न्यूक्लियोटाइड, नहीं हुआ तो न्यूक्लियोसाइड. ट्राई टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. 1952 में रोजालिंड फ्रैंकलिन बहुत मेहनत करके एक्सरे फोटोग्राफ निकाला था उन्होंने. ओके, बट ड्यू टू सर्कमस्टेंशियल थिंग्स, she was a woman and lot of other things also came up with that. Later on she died also with a cancer at a very young age. So ऐसा बोलते हैं कि that photograph was taken by other people and they discovered it in a way, like Watson and Crick. Like they were also working on it, but Rosalind Franklin was well ahead of them. But then they took the photograph without her consent and all these things, which nowadays stories we read. So 1953, people got it. People began to see the structure की रोजालिंड फ्रैंकलिन का, and they were inspired. सब everybody was working on it. ऐसा नहीं होता है देख कॉपी कर लिया और फिर डिस्कवरी कर दिया, ऐसा नहीं होता है. They came to know about the photograph and it helped them achieve faster at the results. So in 1953, Watson and Crick for the very first time discovered the photo of DNA. But for me, the credit will always go to Rosalind Franklin because X-ray photo निकालना, उसमें मेहनत करना, she was the person. और photograph was accidentally, क्या पता कैसे चोरी हो गया, क्या हुआ, God knows, it went
After going, it was taken by Watson Crick, and then they discovered the structure. So that is how it is. Very mystery thing, because it is a big thing. DNA is a big thing. People didn't knew कि सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है पहली बात, तो फिर वो दोनों को क्रोमोसोम होता है मालूम पड़ा. फ्यूल गेल करके बंदा था 1924 में, उसने बताया कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है. फिर इतने सालों के बाद कुछ मालूम पड़ा, फिर डीएनए में जीन्स होता है, ये सब होता है, बहुत बाद में वी केम टू नो. मेंडल यूज्ड टू से फैक्टर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैक्टर दैट इज रिस्पांसिबल फॉर कैरेक्टर्स. बॉडी है, क्या बोलते हैं, हेयर कलर, आइस कलर, एवरीथिंग. तो दिस इज अ बिग डिस्कवरी, राइट. 2003 में तो बड़ा सेलिब्रेशन होता है उसका. सो वंडर मॉलिक्यूल, बिग मॉलिक्यूल. सो इट्स अ डिबेट काइंड ऑफ थिंग. रोज़ेंट प्लैंकटन की बहन ने एक बुक भी लिखी है. इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड कैन रीड द बुक आल्सो. माय सिस्टर करके कुछ तो बुक है, जहाँ पर उन्होंने बताया पूरे एक्सपीरियंसेस कैसा था, क्या था. देयर वर नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एट टाइम फॉर अ वुमेन, है ना. डिस्क्रिमिनेशन वाज ऑन द पीक. सो लॉट ऑफ वेर तो अनपेड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दे वर वर्किंग फॉर द सेक ऑफ इट, है ना. तो हाँ, बट 1953 में फाइनली वॉटसन एंड क्रिक गेव द स्ट्रक्चर, हेलिकल डबल स्ट्रक्चर, है ना. There's one strand, and let me draw the other strand also. इसके नीचे से निकलेगा वो, ठीक है, नीचे से निकलेगा. अगर ये 3 प्राइम है तो उसका जो सामने होगा वो 5 प्राइम होगा. एक नाम दे रहा हूं मैं इसको. अगर ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा. दिस इज द नेमिंग दैट वी आर डूइंग बेसिकली. ओके, दिस इज द नेमिंग दैट वी आर डूइंग बेसिकली. क्या होगा इन सब में? नॉर्मल double helical structure, two strands are anti-parallel, they are like a ladder. All these things you studied in school level, right? What is important is you should understand that there are AGTC molecules, A double bond T, C triple bond G. ठीक है. If you see that, if you see the length and all these things, 20 Armstrong here, 34 Armstrong, and एक में पूरे 10 steps होते हैं, तो एक में रहेगा 3.4 Armstrong का. So all these things you should know, the basic analytical measurements which are basically there. Okay. 10 base pair is equal to 3.4 34 Armstrong. So if you get ऐसे 10 strand तुमको मिलेंगे एक उसमें मॉलिक्यूल में. ठीक है बच्चा. What are the main important things in here that we should know? That the DNA is a very long chain made up of sugar and phosphate groups. If you look at it in a different way, okay, if you look at it in a different way, ऐसा attachment होगा एक, बाजू में attachment होगा, and then it will go on. ठीक है, it will come ऐसा C double bond triple bond G, वहाँ पर phosphate group होगा, nitrogenous group होगा, ribose group होगा, है ना. All these things will be there. So that we have to understand now. That will be there. Lot of things will be there. ठीक है. But the main idea is what is inside it. What are the measurements, basic analytical measurements that you are having. That is very important. ठीक है. This I'll tell you something. जो तुम्हारी बुक में दिया है. Can you see? हाइड्रोजन बॉन्ड से बीच में ए और टी के बीच में माइनर ग्रुप. ये मेजर ग्रुप मतलब बड़ा सा एक, तुमको एक गैप दिख रहा होगा बीच में, है ना. यहाँ पर नैनोमीटर में दिया, मैंने एमस्ट्रॉन्ग में लिखा है. नॉट एन इश्यू. ठीक है. सो वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल के हिसाब से the two strand twisted parameter of the DNA molecule has been 20 Armstrong. Okay, and lot of informations about it. That अगर लेंथ वाइज तुम लोग देखोगे डबल हेलिक्स का, so basically it's like, तुमको मैं कैसे विजुअलाइज कराऊं ये. It's like ये तुम ऐसे नहीं बना सकते इसको. देखो एक्चुअली थोड़ा सा गलत तरीका हो जाता है बताने का इसको. या ऐसा नहीं बना सकते तुम इसको. They are anti-parallel and twisted around imaginary axis. एक imaginary axis के अराउंड ये twisted ऐसा ट्विस्टिंग स्ट्रक्चर है ना. स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबो शुगर का. So there are going to be this particular structures that you are going to observe. HH, HOH, है ना. यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स तुमको दिखेंगे and all these things. And there are phosphate group also that you are going to observe. So basically, if I talk about deoxyribose nucleic acid or DNA,
ओके, सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ इट, तो यहाँ पर एक नीचे और मॉलिक्यूल बना दो, एक और बना दो, तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चा, फॉस्फेट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, याद रखना, देखो OH ग्रुप तो होएगा यहाँ पर भी, है ना, स्ट्रक्चर्स तो होंगे ही बहुत सारे, लेकिन what they will do is they will form some bond formation will take place, and because of that there will be something called as phosphoester bond which is going to be formed. तो ये OH निकल जाएगा एंड इधर का फॉस्फेट, एंड यहाँ पे ऊपर फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट है, ओके, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे जो ग्रुप है, so what I'm saying, the phosphate group of the lower nucleotide attached to the fifth carbon atom of the deoxyribo sugar forms a bond with the third carbon of the deoxyribo sugar. इसके ऊपर जो रखता है, तो ये 1 2 3 4 ये फिफ्थ कार्बन पर है, और ये 1 2 3 थर्ड कार्बन पे है, इनमें कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जिस कारण वो अटैच होते हैं, और ये चलता रहता है, लंबे लंबे चेन तक चलता रहेगा, हजारों चेन तक, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लाइक दैट, और इसको हम बोलते हैं बच्चों फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, तुमने सुना भी होगा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, phosphor because phosphate is there, ester bond is basically the formation of which molecule will take place, and that is phosphodiester bond, which is we are going to observe. मैंने रफली बताया काफी तुम लोगों को यहाँ पर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस phosphodiester bond over here that helps, करेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट, थर्ड कार्बन पे जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होगा उसके साथ बॉन्ड होगा, तो वो भी तुमको कार्बन नंबर भी तुमको याद रखना है बेटा, बिकॉज एमसीक्यूज ऐसे बनते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे एग्जाम में। बताया ना बच्चों वॉटसन एंड क्रिक का स्टोरी, कि वॉटसन वाज गुड इन something else, like he was interested in bacterial genetics, viral genetics, and Crick was interested in physics, expert in physics and X-ray crystallography. So the results of Rosalind Franklin Wilkins, उनका उन्होंने लिया, and then they interpreted it and they gave the structure. So who the original pioneer was being question mark again. Who was actually the pioneer? So for me is Rosalind Franklin always. Okay, जितना मैंने analyze किया अब तक, because she gave the X-ray photography by using X-ray crystallography. For many years, she was working on, extremely intelligent person. Very unfortunately, she died at a very young age. बच्चों राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए करता है, तो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन हायर ऑर्गेनिजम्स, आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन लोअर ऑर्गेनिजम्स बेसिकली, ठीक है, अपने में हेरिडिटरी मटेरियल नहीं है, लेकिन टीएमवी, टोबैको मोसाइक वायरस, टीएमबी, मैं लिख देता हूं इसको, टीएमवी या खुद वायरसेस, ठीक है, it is a genetic material which carries genetic information in some of the organisms. Okay बच्चों, it is single stranded, it is not double stranded like DNA, and here instead of thymine you can see uracil which is present, you can see uracil which is present, okay, the single stranded structure, and instead of thymine uracil is what you can observe over here, ठीक है, if you see in a that way mostly it is single stranded, but recently जब discoveries हुई, structures were discovering in some of the viruses, for example Rio virus and Wund tumor virus. Guess what? It came out to be double stranded. Very interesting.
Mostly it is single stranded, but in some cases it was found to be double stranded also. Reovirus, जीव का छोटा भाई रियोवायरस, एंड वुंड ट्यूमर वायरस. और यहां पर बच्चों डीएनए में क्या था? डीऑक्सीराइबोज शुगर था. Here the nucleotides of RNA, the nucleotides of RNA has ribose sugar instead of डीऑक्सीराइबोज शुगर बेटा, जो डीएनए में होता है. इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर. ओके, जो कि डीएनए में होता है. जैसे मैंने बताया, इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरासिल इज प्रेजेंट, कीप दिस इन माइंड. ठीक है. प्यूरिन पायरिमिडिन इक्वलिटी इज नॉट फाउंड इन आरएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है. ही इज नॉट आंसरेबल टू द अदर स्ट्रैंड, सो इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, सो प्रॉब्लम नहीं है. तो वो शर्गैप्स रूल इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है बच्चा. देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए. ओके, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए. So we will see each one in detail. mRNA is around 5%. ठीक है, 3 to 5% मान के चलो. ठीक है. उसके बाद फिर सेलुलर आरएनए की अगर मैं बात करूंगा तो 80% इज अराउंड आरआरएनए. अगर मैं टीआरएनए की बात करूं, बहुत छोटा है, बहुत कम. टीआरएनए इज वेरी वेरी लेस. बट डिपेंड करता है किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तुम. अगर सेलुलर आरएनए की बात करूं मैं तो 3% एमआरएनए, 3 to 5%. अगर मैं सेलुलर आरएनए की बात कर रहा हूं तो 80 to 90% आरआरएनए. टीआरएनए की बात कर रहा हूं तो मैं इट्स गोइंग टू बी इवन लेसर देन दैट. आरआरएनए से भी कम होगा. ठीक है. नाउ you have to see the structures of each one of them and why it is so important to us. That is what our main focus should be now, because next year तुम लोग को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन डिटेल में आएगा ना. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन? तुमने 10th में पढ़ा है, इसको रिवाइज करते हैं वापस. और तुम लोगों को ये भी चीज पता होनी चाहिए कि ये इसके स्ट्रक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है. एक एक वापस लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ आरएनए. द फर्स्ट वन इज एमआरएनए. वेरी इंटरेस्टिंग. यू हैव स्टडीड आल्सो दिस इन लोअर स्टैंडर्ड्स. It carries genetic information for arranging amino acid in definite sequence. It carry genetic information for arranging amino acid in a definite sequence. Now this you will understand very clearly when you study transcription. मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ क्या है इसका मतलब. In a definite sequence. मैंने बताया it accounts for 3% of total, 3 to 5% of total cellular DNA, cellular RNA. And if you look at the structure of DNA, so what happens? DNA undergoes transcription and it forms RNA. DNA undergoes transcription and it forms RNA. ठीक है. There are two strands in DNA. One is called coding strand, one is called template strand. So one is called template strand. और उसका रीजन भी तुमको लेक्चर में तुमको डिटेल में बताऊंगा. What do you mean by that? And coding strand. कैसा ही कोडिंग क्यों बोलते हैं इसको? All these things now not required as such. So out of these two strands, one strand will help in coding, जो तुमने लास्ट में पढ़ा था, and mRNA is going to be formed. But इतना इजी नहीं होता बच्चा, ये इतना इजी नहीं होता. अब आती है खतरनाक जर्नी एकदम. इसको तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, बट लेटेस्ट टाइप नेक्स्ट ईयर क्योंकि आएगा तो मैं अभी बता देता हूँ तुमको. चलो जितना मेरे को अच्छी तरह से तुमको पता है अभी मैं तुमको बता देता हूँ, सो दैट तुमको नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. तो होता क्या है? होता कुछ नहीं है. सिंपल तुमको एमआरएनए मिलता है. अब एमआरएनए में बच्चों पहली बात तो तुम इसको एमआरएनए बोलोगे ही नहीं, इसको तुम बोलोगे एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बोलोगे तुम इसको. रीजन इज इट इज नॉट रेडी, इट इज अनस्टेबल. इनमें ना दोनों चीजें होती है.
इसमें दोनों चीजें होती है, एक्सॉन भी होता है, इंट्रॉन भी होता है। बच्चों एक्सॉन कैसे होते हैं ना, दे आर कोडिंग, जो एक्चुअल में कोडिंग में हेल्प करेंगे, आगे वो लोग प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और इंट्रॉन है नॉन कोडिंग। तो हमको है ना इंट्रॉन को निकालना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग करेंगे, स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि हमको निकालना है कोई कोई चीजें जो नहीं चाहिए। स्लाइसिंग करेंगे मतलब कोई कोई चीजें जो नहीं चाहिए उसको हम निकालेंगे, और स्लाइसिंग करने के बाद बच्चों हम इंट्रॉन को निकाल देंगे। ये बॉडी के अंदर हो रहा है, और मिलेगा क्या, सिर्फ एक्सॉन। अब क्या होगा, इंट्रॉन को तो तुमने निकाल दिया क्योंकि वो नॉन कोडिंग है, जरूरत वाली चीज नहीं है ये। घर पे इतनी सारी बुक्स पड़ी है, जो नहीं चाहिए निकाल देते हो ना। अरे बाबा, जो नहीं चाहिए वो निकाल देते हो ना। वैसे ही यहां पर इंट्रॉन नहीं चाहिए तो निकाल दिए गए। निकाल जाने के बाद ये सब अपने को मिले, अब इनको तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना, साथ में लाना पड़ेगा ना। तो वो काम करता है बच्चों हमारा एंडोन्यूक्लियस लाइगेस। एंडोन्यूक्लियस लाइगेस ये इंट्रॉन्स को जोड़ने का काम करता है, सॉरी एक्सॉन्स को, सो लोग जुड़े हुए रहे, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड है। लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल है अभी भी, तो इसको स्टेबलाइज किया जाता है बच्चों, इसको स्टेबलाइज किया जाता है। और स्टेबलाइज कैसे किया जाता है, हाउ डू यू स्टेबलाइज समथिंग, बाय पुटिंग अ कैप एंड अ टेल। तो इसको हम कैप और टेल लगाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिंग टेलिंग। ये तो नेक्स्ट ईयर बहुत डिटेल में पढ़ोगे, कैपिंग टेलिंग। कैप के अंदर हम लगा देते हैं मिथाइलेटेड ग्वाइनाइन, मिथाइलेटेड ग्वानाइन, ओके। और टेल के अंदर हम लगा देंगे बच्चों पॉलीएडेनाइन। अब आप बोलोगे भैया ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है, डोंट वरी, लास्ट नेक्स्ट तुमको ट्रांसक्रिप्शन जाएगा तो डिटेल में समझाऊंगा। मैं तुमको बेसिक आइडिया बता रहा हूं जो तुम्हारी बुक में नहीं है बट तुमको पता होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, आरएनए बनता है, आरएनए में दोनों होता है, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। इंट्रॉन तुमको नहीं चाहिए बच्चों, तो तुम स्लाइसिंग करके इंट्रॉन को निकाल देते हो और फिर बचता है एक्सॉन। फिर एंडोन्यूक्लियस लाइगेज से तुम एक्सॉन को जोड़ते हो, उसको स्टेबलाइज करते हो, टोपी पहनाते हो, चप्पल पहनाते हो, उसको स्टेबल करते हो। टोपी चप्पल काफी जरूरी, कैप टेल वेरी इंपॉर्टेंट। mRNA is trying to be formed। आरएनए में तुम्हारे पास एक्सॉन भी होगा, इंट्रॉन भी होगा। एक्सॉन तुमको चाहिए, इंट्रॉन तुमको नहीं चाहिए, ठीक है। दिस यू नीड, एक्सॉन इज व्हाट यू नीड बिकॉज इट इज कोडिंग, इट इज हेल्प इन आगे का प्रोसेस। सो यू डू स्लाइसिंग एंड यू रिमूव इंट्रॉन्स, okay, they're degenerated accordingly, and then this exon with the help of endonuclease ligase it comes together and they are stabilized by adding cap and a tail। क्यों, क्योंकि ऐसे वो स्टेबल नहीं है। तो दिस मिथाइलेटेड guanine comes, it attaches to it, it binds to it, and the tail polyadenine comes and attaches to it, and that's the reason it becomes stable। बात इधर खत्म नहीं होती है। Finally what happens, you have a cap, you have something here also, here also, इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन, इसको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, और बीच में आएगा स्ट्रक्चरल जीन जो तुमको एक्चुअल में चाहिए, ओके। तो ऐसा तुमको स्ट्रक्चर मिलेगा। स्टार्ट कोडॉन मतलब क्या, तुम बनाते नहीं जाओगे कैसे भी, हमेशा अमीनो एसिड बन रहा है, एक पर्टिकुलर मैसेज आएगा, उससे स्टार्ट हो जाएगा ये और स्टॉप होएगा। ऐसा नहीं बनते जाएगा, सालों करोड़ों साल तक बनते ही जा रहा है, जैसे जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से बनेगा बेटा। तो स्टॉप भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो मैंने क्या बोला, आरएनए हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए था, एक्सॉन इंट्रॉन था, इंट्रॉन निकाला स्लाइसिंग करके, फिर एक्सॉन को जोड़ा एंडोनियस लाइगेज से, उसको स्टेबलाइज किया, फिर उसके ऊपर कैप और टेल डाला। तो धूप चल रही है, टोपी पहनानी है अपने को, चप्पल पहनाने, वरना गर्म हो जाओगे, अनस्टेबल हो जाओगे, काम नहीं कर पाओगे। तो कैप लगाते हैं यहाँ पर अपन, मिथाइलेटेड ग्वाइनिन जिसको हम बोलते हैं, सो दैट इट बिकम स्टेबल, एंड हम टेल लगाते हैं। अब ये टेल और कैप का एडवांटेज क्या करते हैं तो लाइक नेक्स्ट तुमको ट्रांसक्रिप्शन बहुत डिटेल में तब बताऊंगा। को मिला नहीं है बाबा, दिस इज फाइन, ये सब हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए है,
फिर लास्ट में ये एमआरएनए जो तुमने स्कूल में पढ़ा था ना, डीएनए टू एमआरएनए, इसके बीच में इतना सब कुछ होता है बेटा, फिर तुमको एमआरएनए मिलता है। ठीक है, ओके बच्चा। सो दिस इज द स्टेप्स। एमआरएनए तो 50 to 60% पार्ट बनाता है क्रोमोसोम्स का। इट फॉर्म्स 50 to 60% पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या बोल रहा हूँ, राइबोसोम्स, है ना। इट अकाउंट्स 80 to 90% ऑफ सेलुलर आरएनए। इधर तो परसेंटेज भी ना आए किसी की। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस, इट इज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। ओके, हु डिस्कवर्ड इट? कुरलैंड डिस्कवर्ड इट। कभी 1960 में। एमसीक्यू आ सकता है। और यहां पर क्या होता है, कॉइलिंग, इफ यू सी द डायग्राम पार्ट ऑफ इट, extremely coiled structure, hydrogen bonding is there between them and there are a lot of bases, so it's a coiled part, coiled structure, that is very easy, बराबर, very very easy to understand. RNA is the most easier to understand. नॉर्मल कॉइलिंग है, कोई बड़ी वाली बात इसमें तुमको देखने नहीं मिलेगी। तो ये हो गया बच्चा आरएनए के बाद। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे, तो तुमको नेक्स्ट मालूम पड़ जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है आरएनए। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ओके, ऐसा okay. Now what it is all about, here it is 5 prime, here it is 3 prime. Here you will have amino acid attachment site. Here you will have T loop. Here you will have anticodon. तुमने 10th में पढ़ा होगा, कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करता है। तो बेसिकली यू हैव एमआरएनए, राइबोसोम कम्स, देयर विल बी टीआरएनए, कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेगा एंड यू विल हैव अमीनो एसिड व्हिच विल बी रिलीज्ड। 10th में तुमने पढ़ा था, एंड दिस विल फ्रॉम प्रोटीन, तो तुमने पढ़ा था ये सब चीजें, है ना। तो ये जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कुछ, आई थिंक सो तुम्हारी बुक में था, 10th के बुक में भी था ही है, ऐसे रफ में बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डी लूप। ये डी लूप है, ये टी लूप है, ये एंटीकोडॉन लूप है। बेसिकली क्या होता है, ताले चाबी की तरह होता है ना बाबा। कोई पर्टिकुलर कोडॉन आएगा, कोई पर्टिकुलर एंटीकोडॉन को बाइंड करेगा, पर्टिकुलर अमीनो एसिड निकलेगा एज पर एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। तो इसको हम बोलते हैं डीएचयू लूप एक्चुअली, है ना, डाइहाइड्रोक्सी यूरासिल लूप, डाइहाइड्रोक्सी यूरासिल लूप, बिकॉज वॉट एवर थिंग्स इट कंटेन्स। ये एंटीकोडॉन लूप है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर बच्चों। फिर यहाँ पर तुम लोग को दिखेगा, मिलेगा एक्सेप्टर स्टेम। ये विल हैव ऐसा तो अजीब से तुमको स्ट्रक्चर दिया, इसको बोलते हैं वेरिएबल लूप। इसका फायदा क्या है, फंक्शन क्या है, ऑल दिस थिंग्स यू विल हैव। नाउ यू हैव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो बेसिकली टीआरएनए इज आल्सो कॉल्ड एज एसआरएनए या soluble RNA. Very important for, because it has anticodon also and it has amino acids attachment side also. Okay, so it's a very very important structure, because at the end of the day we need amino acid, we need protein formation, and that's how the things are going to go about it. So what is going to happen is, bachcho, codon is going to come, anticodon is going to bind. This D loop does amino acid identification. आइडेंटिफाई करता है कौन सा अमीनो एसिड है ये, इट डज अमीनो एसिड आइडेंटिफिकेशन। ये टी लूप क्या है, इट इज
राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, तुम्हारी बुक में लिख के रखा है, इट इज राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। तो कोडॉन आएगा, एंटीकोडॉन बाइंड करेगा, this T loop is going to identify the amino acid and this is basically a ribosome recognition and binds, so it's a binding site, ठीक है। फिर लास्ट में इनको पता चलेगा अच्छा ये आ गया है, तो ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड हमको चाहिए, तो यहाँ पर अमीनो एसिड चाहिए, तो इस तरह से वो अमीनो एसिड को देगा, एंड देन ट्रांसलोकेशन होगा, राइबोसोम शिफ्ट करेगा, एंड देन अमीनो एसिड आगे आगे चलेगा, एंड देन प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। So this is the basic concept of this that you are having now.